नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार 2020 में। उसके बाद से उनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे सभी को काफ़ी हैरानी होती है। जैसे सोशल साइट को लेकर, फिर से आपको बता दें कि सशस्त्र पुलिस विधेयक है उसको लेकर, या फिर धरना प्रदर्शन जाम करते हैं तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पर हर एक व्यक्ति जो है ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं ऐसे नियम क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सशस्त्र पुलिस विधेयक, जिसको लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर रही और विधानसभा का वो कांड आया जिसमें कहा जाता है कि ये काला दिन है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी, जो कि आपको बता दें अभयानंद जी ये खुद को जो है सबसे पहले एक शिक्षक मानते हैं। तो शिक्षा से संबंधित बात भी रखेंगे, हम उनके साथ प्रश्न रखेंगे, उनका भी उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर सबसे पहला प्रश्न है कि जो बिहार विधानसभा में आपने देखा होगा कि दोनों पक्ष जो है इतना मारपीट हो गया सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर, आखिर एकाएक इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले से भी कोई चर्चा नहीं थी, बजट सत्र के दौरान एकाएक इसे लाया जाता है कि ये पास कराया जाएगा, तो आखिर इसकी सर ज़रूरत क्या आपको लग रही है, क्यों महसूस हुई बिहार सरकार को? इस प्रश्न का उत्तर अजय जी जो जिन्होंने विधेयक लाया है वही दे सकेंगे बेहतर तरीके से। हमने सरकार की ओर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो वो मैंने सुना था, और जिस प्रयोजन की चर्चा उन्होंने की थी, मेरा मानना है कि वो प्रयोजन साधारण सरकार के नोटिफिकेशन से भी किया जा सकता है। अगर यही मकसद था इसको लाने का, हवाई अड्डा या विशेष परिस्थितियाँ होती हैं उसके लिए, तो ये सरकार के विधेयक से भी कानूनी रूप से किया जा सकता है। मेरा अपना फीलिंग है कि जब भी कोई कानून पारित होता है तो वो बहुत ही अहम निर्णय होता है। इसको मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो वो ब्रह्मास्त्र हर परिस्थिति में नहीं चलाया जाता। तो वैसी क्या परिस्थितियाँ आ गई? मैं नहीं जानता हूँ कि कौन सी बात है, मुझे जानकारी नहीं है। तो जब विधेयक लागू होगा, कानून बन जाएगा और लागू होगा और इसका उपयोग शुरू होगा, तभी कुछ अंदाज लगेगा कि क्या है। क्योंकि पढ़ने से जो उसके इंटेंशंस हैं, इस कारण से ये लाया जाता है, तो भाषा इतनी क्लिष्ट है कि एक मीटिंग में समझ में नहीं आएगा इसका मकसद क्या है। बहरहाल जो भी मकसद हो, बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन जो बातें चर्चा के दौरान आई हैं, मैं फिर यही कहूँगा कि इसके लिए विधेयक की आवश्यकता नहीं है, सरकार के एक नोटिफिकेशन से भी। क्योंकि सरकार पुलिस के इतने सारे अंग हैं, किस अंग का कैसे प्रयोग करेगी ये सरकार पर ही निर्भर करता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। पुलिस तो पुलिस ही है, उसका काम मुख्यतः होता है कांडों का अनुसंधान करना, विधि व्यवस्था का संधारण करना, ये मुख्य रूप से उसका रोल होता है। ये इसमें आप किस अंग को किस प्रकार प्रयोग करेंगे, इसके लिए किसी एक्ट की जरूरत नहीं। सर जैसे कि मैंने भी सुना वो भाषण नीतीश कुमार का, ये बोलते हैं कि किसी को गिरफ्तार करना हो तो वारंट के लिए क्या कोर्ट जाएगा। एकाएक आतंकी घटना होता है, महाबोधि घटना का उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये तो अधिकार पुलिस को पहले से प्राप्त है, CRPC का जो 41 जो उसका जो है उसके अनुसार कि पहले से प्राप्त है, या फिर पुलिस जो है किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो फिर BMP को इतना अधिकार देने का क्या तात्पर्य है? सर आप क्या सोच पा रहे हैं इसको लेकर? मैंने आपको पहले भी कहा कि बात समझ में नहीं आई। क्यों
ये किया जा रहा है, और वो भी थ्रू एन एक्ट। ये बात प्रिसाइसली समझ में नहीं है। अगर करना ही है, बीएमपी को ये पावर देनी है, और दिया जा सकता है, उसके लिए अगर व्यवस्था पहले से की जाए। जो बनावट बीएमपी की अभी है, उसमें सहज ढंग से तो ये बीएमपी शायद नहीं है। आप मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं जाइएगा वारंट लेने, लेकिन तहकीकात तो आपको करना होगा, क्योंकि अरेस्ट हमेशा तहकीकात के बाद होता है। खास करके किसी कांड विशेष में तहकीकात करने की बात पहले होनी चाहिए, तब होना चाहिए। बीएमपी तहकीकात करे, ये जितना हमने देखा है उतना हमको बहुत सहज ढंग से इसमें कहा गया कि 24 घंटे में फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो संबंधित थाना होंगे उनको। और फिर मेरा आगे का प्रश्न है सर, इसी में जुड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्या प्रोविज़न है कि विपक्ष जो है इसे काला कानून बना रहा है और विधानसभा में इसे पेश नहीं होने देना चाह रहा था। काला तो मुझे बहुत दिख नहीं रहा है कुछ काला, क्योंकि काम पुलिस ही का होता है। लेकिन एक भावना हो रही है कि अंग्रेजी में बोलते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पहले तो अनुसंधान होगा, तब न गिरफ्तार। अनुसंधान के दौरान तलाशी होगी एविडेंस के लिए, तो पहले तो अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू होगी। ये आप जितना भी देखेंगे जो ऑफेंस रिलेटेड अरेस्ट होता है, नॉट प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव अरेस्ट की चर्चा अनुसंधान के बाद ही होती है, या अनुसंधान के दौरान सस्पिशन पर भी अरेस्ट होता है कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए। लेकिन कर वही पाएगा जिसने अनुसंधान किया। बीएमपी अगर अनुसंधान करना शुरू करे तो बात बनती है, लेकिन बीएमपी अनुसंधान करने लायक है ये अभी फ़िलहाल तो हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं है। और सर अगला प्रश्न है शराबबंदी को लेकर। एक अप्रैल आने वाला है, 5 साल बिहार में शराबबंदी को हो जाएगा। लेकिन 5 साल बाद भी अगर हम चर्चा करें बिहार विधानसभा का, तो इसमें हो हल्ला होता है बहुत ज़्यादा। इवन की अध्यक्ष जो हैं उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलाना पड़ता है। सरकार को फिर हमेशा समीक्षा बैठक लगातार नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि बिहार में शराबबंदी क्या हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, या फिर से इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो सरकार के अंग है वो साथ नहीं दे रहे हैं? आपका जो अंतिम क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन भी आपका वही है कि हड़बड़ी में उठाया गया प्रश्न है, हड़बड़ी में उठाया गया स्टेप है। ये सब वैल्यू एडेड कमेंट्स है जिसमें मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैंने उस पीरियड में काम ही नहीं किया है जिस पीरियड में ये चीज़ लाई गई है, कानून लाई गई। मैंने उस पीरियड में काम किया है जब ये कानून शराबबंदी का आया ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि शराब उस समय समस्या नहीं थी, शराब समस्या थी। मुझे याद है 3 लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बूथ लगी। मैं डीजीपी था, गया में, हमारा में, पटना सिटी, और लगातार बैक टू बैक। और उस समय जो एक्ट जिस पे हम लोग काम करते थे वो था 47 एक्साइज एक्ट, जिसमें कोई टूथ ही नहीं है, वो टीथलेस एक्ट है। हमने उस समय भी जब ये कानून नहीं था, हमने इसको एक इकोनॉमिक ऑफेंस बनाया, एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू कि अगर आप शराब बता करके बनाते, सरकार को बता के बनाते, तो सरकार को रेवेन्यू आता। आपने जितना भी शराब बनाया बिना बताए हुए सरकार को छिपा के, तो गवर्नमेंट हैज़ बीन पुट टू अ लॉस। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एक्साइज एक्ट से इकोनॉमिक ऑफेंस में।
और बड़े बड़े लोग उसमें हैं, और उसमें PMLA लगा करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उनका प्रॉपर्टी अटैच है। तो ये कार्रवाई करने से इम्पैक्ट उसका एकदम पैल्पेबल था, चारों तरफ दिखता था। तो बड़े बड़े लोग का प्रॉपर्टी उसमें अटैच हुआ था, नॉट लाइक बिहार पुलिस बट थ्रू बिहार पुलिस बाई एनफोर्समेंट। प्रश्न ये है कि जिस समय आपके पास एक्ट नहीं था उस समय इसको लागू करा दिया गया इकोनॉमिक ऑफेंस मानकर, और वो आर्ग्यूमेंट स्टैंड करता था। कहीं पर भी किसी कोर्ट ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आपका आर्ग्यूमेंट सही है। तो फिर आज तो आपके पास कानून है, इफेक्टिवली उस कानून को अगर बनाया जाए, दी होल प्रोसेस इज नॉट ऑप्टिक्स। आप बोतल को तोड़ रहे हैं, बोतल आप कितना तोड़िए, लेकिन उस अपराध के जरिए जो आपने पैसा कमाया है उससे अगर महरूम कर दिया जाए तो आदमी हिल जाता है, फिर वो अपराध करना उसके लिए 5 बार सोचता है। तो सर क्या होना चाहिए आखिर इसको लेकर, क्योंकि शराबबंदी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है बिहार सरकार के लिए। ऐसा कहा जाने लगा है कि जो थानेदार हैं वो अपराधी नहीं, शराब की बोतलें गिनने में लगे रहते हैं, किसके पास आया क्या हुआ। और हाई कोर्ट ने भी बयान दिया है मुजफ्फरपुर मामले को लेकर कि लगता है कि बहुत बड़ा नेक्सस है जो तस्कर हैं उनके बीच और पुलिस के बीच में। तो क्या लगता है सर, ये नया नियम जो है ये शराबबंदी ख़त्म करने के लिए है या फिर बिहार पुलिस को शराब के चक्कर में पड़ाने के लिए है? एज आई सेड, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमने इस एक्ट को लागू कभी किया नहीं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इसकी जानकारी सोशल मीडिया या रेगुलर मीडिया या अखबार के थ्रू मिलना और उस पर कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन जिस एक्ट को हमने लागू किया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एक्ट हम जिस समय नौकरी में थे 2014 31 उस समय तक ये एक्ट नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी कि ये एक्ट नहीं था, मेरा जो अपना थीम रहा है पुलिसिंग में, क्राइम फन के लिए होता नहीं, क्राइम होता है पैसे के लिए। शराब का भी क्राइम पैसे के लिए। अगर हम पैसे से उस व्यक्ति को महरूम करते हैं, उसको ये भी फीलिंग नहीं रह जाए कि हमने जो पैसा कमाया हम अगर जेल में भी रह गए तो मेरा बच्चा उसको भोग करेगा, ये भी अगर ख़त्म हो जाए तो क्यों करेगा उसको। इसलिए मेरा पूरा एफर्ट ही था, आपने देखा होगा आर्थिक अपराध इकाई, आर्थिक अपराध इकाई को क्रिएट ही हमने किया था अपने थॉट प्रोसेस में कि इसके थ्रू हम जो भी अपराधी अपराध करके अपना प्रॉपर्टी बना लेगा उस प्रॉपर्टी को आपके पास हम लेंगे। और ये जिस दिन लागू हो जाएगा हर अपराध में, आप वाई ओनली शराबबंदी, कितने सारे परिवार हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन पर जिंदा रहे और वो ख़ानदानी प्रोस्टिट्यूशन पर चकला घर चल रहा है। आप उनको आइडेंटिफाई करके अगर उनको प्रॉपर्टी से महरूम कर दीजिए, उनके प्रोफेशन से महरूम कर दीजिए, देखिए वो कम हो। तो आपकी मैं बातों से यही समझ पा रहा हूँ कि जितने भी ये शराबबंदी या और भी जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसमें अगर उनके आर्थिक गतिविधियों को उनसे अलग कर दिया जाए, कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप सही कह रहे हैं। मेरी सोच अपनी राइट फ्रॉम माई ASP डे, ASP जब था मैं सासाराम में तो डकैतियाँ होती थी, भीषण डकैतियाँ होती, डकैती काफ़ी अब नगण्य हो गई। तो अपराध का स्वरूप बदल गया। लोग अपराध, मेरे मन में कौनता रहता था कि हम गए किसी गरीब के घर में, वहाँ कपड़ा बर्तन रिकवर और उसको हमने चार्जशीट किया और हमने रिकॉर्ड पर दिखाया कि ये अपराध मेरा डिटेक्टेड है। बट सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, क्योंकि जब सोना चांदी जाता था, जो बहुमूल्य सामान था वो रिकवर नहीं होता, सोना तुरंत गल जाता। मेरे मन में ये हमेशा प्रश्न रह जाता था कि ठीक है हमने चार्जशीट कर दिया, रिकवरी भी हो गया, PI भी हो गया,
लेकिन वो जो मेन सामान था वो तो हमको मिला नहीं। तो ये कहाँ गया? अभी तो कहीं गया है और हम उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो सोना लेके निकल गया। तो मेरे मन में ये हमेशा रहा, इसलिए हमने लगातार सोचा था बीच के रैंक में DIG SP में ज़्यादा पॉलिसी मैटर्स नहीं डील कर सकते, लेकिन जब मैं DG बना तो मैंने तय कर लिया था कि हमको ये कर लेना। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई डिड वाज आरती का। कमीशन को तोड़ना है। हाँ, सही बात है। अगर आप हमारी शक्ति एक, हम मान लीजिए हम एक अपराधी से डील कर रहे हैं, तो उस अपराधी की शक्ति उसके बाहुबल में नहीं है। बाहुबली हम लोग गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो अर्थबली है। तो उसका अर्थ अगर खत्म हो गया तो उसकी शक्ति खत्म। आपसे मैं अगला प्रश्न करूंगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बिहार में जैसा सिचुएशन है, यूपी सिंह हत्याकांड हो जाता है बीच शहर में, और लगभग रोज़ दिन जो है मर्डर, लूट, बैंकों में सबसे ज़्यादा लूट। लगातार नीतीश कुमार मैराथन बैठक भी करते हैं कि यहाँ गृह डिपार्टमेंट में जाकर सरदार पटेल भवन जो नया बना है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है कि पुलिस का डर और कानून का डर जो है सुशासन की सरकार में कम होते जा रहा है दिन पर दिन? हर पुलिस ऑफिसर का एक अपना तरीका होता है क्राइम को हैंडल करने का। 37 साल की नौकरी करता है IPS में, उसकी एक अपनी सोच होती है और हर की अपनी होती है। मेरी अपनी सोच थी कि अपराधी को भय, जैसा अभी मैंने आपको बताया, अर्थ से मालूम होने का होता है। एक दूसरा भय जो उसके अंदर आता है वो है द्रुत गति से सज़ा उसको मिल रहा है, कड़ी सज़ा मिल रही है, तो उसका भी भय है, फियर ऑफ लॉ। आपको मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ। आम धारणा है कि पुलिस का फियर नहीं है। मेरा मानना है कि ये कॉन्सेप्ट उचित नहीं है। फियर होना चाहिए लॉ। अगर उसको भय होगा लॉ का, पुलिस भय क्रिएट कर सकती है, नॉट थ्रू योर फोर्स बट थ्रू द यूज ऑफ लॉ। मैंने जब इसको अप्रोच किया था, तो ज़माने में जो माननीय उच्च न्यायालय के जजेस थे जो मैटर करते थे उनसे हमने जब बातें की थी, तो मैं आपको अपना कन्वर्सेशन बता सकता हूँ उनके साथ। मैंने उनको अप्रोच किया था कि सर हम लोगों को ट्रायल्स कराने दीजिए। हम लोग एज पुलिस एजेंसी 100 में 5 केस ही डिटेक्ट कर पाते हैं, 95 तो होता ही नहीं। और वो भी चांस की बात है, कुछ पब्लिक पकड़ के दे देती है, कुछ हम लोग चांस की बात है कि वहाँ रहते हैं तो पकड़ा देते हैं। मैं कोई क्रेडिट डिटेक्शन का नहीं लेता हूँ, लेकिन जो 5 केस पकड़ा जाता है उसका तो ट्रायल करना है। उनका जवाब यही था कि आपका अगर कोई एजेंडा पर्सनल नहीं होगा तो हम लोग मदद करेंगे, और अगर हमको लग जाएगा कि आपका पर्सनल एजेंडा है किसी केस में तो हम नहीं करेंगे। और वही हुआ। हमने कहा था कि सर हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा इतना ही है कि अगर डिटेक्ट हो गया बहुत जल्दी तो बहुत जल्दी ट्रायल करा देंगे। 95 तो हमसे होता ही नहीं, लेके हम लोग करते रह जाते हैं, नहीं होता। तो 5 भी अगर ट्रायल हो जाए साल भर 6 महीने के अंदर और उसमें सज़ा हो जाए तो इम्पैक्ट हमने एग्जैक्टली वही चीज़ कोशिश की। और अभी क्या देख रहे हैं सर आप? अभी तो आप पेपर, मीडिया, TV ये सब देखते ही होंगे। उससे क्या लग रहा है कि आखिर बिहार पुलिस जो है आखिर कहाँ चुप कर रही है कि ऐसे घटनाएं अभी हो रही हैं बहुत ज़्यादा? अभी मैं आपको सीरियसली बताऊं तो रिटायरमेंट के बाद पुलिस का P मैं भूल चुका। मुझे फिज़िक्स का P याद है, और आजकल मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ इस खोज में कि इतनी बीमारियाँ क्यों हैं। मेरा पूरा इंटरेस्ट शिफ्ट कर दिया है ये समझने में, क्योंकि आज स्थिति ये है, एक सेंटेंस में आपको मैं बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो दिन में 3 दवा नहीं।
कम से कम। सुबह में कुछ दवाई है नाश्ते के साथ, दोपहर में कुछ है, रात में कुछ है। तो हमको लग रहा था कि ईश्वर ने भोजन बनाया था नाश्ता और खाने का, हम लोग उस भोजन के बदले में दवा खा रहे हैं। और प्रायः हर व्यक्ति खा रहा है। 10 साल का बच्चा है वो भी खा रहा है दवा, 70-80 साल का बुढ़ा है वो भी। क्या कारण है सकता है आपको डिटेक्ट क्या लगा आपको? दो चीज़ें बहुत क्लियरली मुझे दिखी हैं। एक है कि फूड इज़ योर बेस्ट मेडिसिन, उससे बेटर मेडिसिन कोई नहीं। एंड योर बॉडी इज़ योर बेस्ट डॉक्टर। आप अपनी बॉडी को जितना अच्छे से जानते हैं उतना अच्छे से कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। तो ये दोनों पर अगर कांस्टेंट नज़र रहे, आप खा क्या रहे हैं और आपका बॉडी आपको सिग्नल देता रहे, कॉन्स्टेंटली सिग्नल देता है। आप अनसुना कर दीजिए तो बीमार पड़िएगा, बीमार पड़ जाइएगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा। वो आपको इंडिविजुअली जानता नहीं, वो आपको आँख कान नाक के थ्रू आपका टेस्ट करके कुछ बता देता है कि देखो रिपोर्ट तुम्हारा ठीक है। हमने कोशिश की, रिटायरमेंट के पहले टाइम नहीं मिला और समझ में भी नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद मैंने लगातार पढ़ाई की, समझने की कोशिश की। अभी मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, खाना को बिल्कुल चेंज किया। चेंजेस तो क्या खाना में से क्या चेंज किया, कितने टाइम खाते हैं और क्या क्या चीज़? हमने कोशिश की जानने की कि आज से 70-80 साल पहले जो हमारे बूढ़े लोग हैं, तो बहुत कम संख्या में लोग बचे हुए, वो लोग अपना और अपने ग्रैंड पेरेंट्स उन्होंने जो देखा था, तो जो मेजर रिज़ल्ट मुझे दिखाई पड़ा वो है कि जो सीरियल कल्चर है या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, ये बहुत कन्फाइंड हो गया है। जैसे गेहूँ खा रहे हैं तो गेहूँ ही खा रहे हैं, वन जितने प्रोडक्ट हैं सब गेहूँ। दूध है तो दूध ही का प्रोडक्ट मिलेगा। पुराने ज़माने में 70-80 साल पहले मड़ुआ, बाजरा, ज्वार, चीना, कोदो, सामा, ये सब होता था, लोग खाते थे, पसंद रहते थे, जिसको साधारण भाषा में लोग मोटा अनाज बोलते हैं। हमने उसमें चेंज किया, वैरायटी करके चेंज किया, मोटा अनाज। ये मोनो कल्चर जो है इसको बदला। मैंने देखा कि इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ये एक अपने ऊपर प्रयोग करके देखा, जो डॉक्टर हैं नहीं इसे हम प्रिस्क्राइब तो कर नहीं सकते, और ऐसे भी एक मेडिसिन तो है, फूड है। तो क्या ये जो आज़ादी के बाद जनरली हम देखें और ख़ासकर 90 के बाद जो भारत में जो पश्चिमीकरण लगातार होते जा रहा है, लोगों का रहन सहन खान पान सब कुछ बदलते जा रहा है, वो इसका प्रभाव है क्या? जो भारत में पहले था कि हम लोग सीजन के हिसाब से और रीजन के हिसाब से जो खाना खाते थे उसे फिर से अपनाने की ज़रूरत है। आपने जो सीज़न और रीजन वर्ड यूज़ किया है ना, ये बहुत ऐप्ट वर्ड है, सही वर्ड है। क्योंकि सनलाइट कहाँ कितना पड़ रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, तो वो हमको भी उतना ही अफेक्ट करता है जितना प्लांट्स को अफेक्ट करता है। प्लांट बेस्ड फूड, एनिमल भी उसी तरह के हैं। लेकिन अगर आप कोई सेव खा रहे हैं जो आपके रीजन में हुआ ही नहीं है, कहीं विश्व के तीसरे एरिया में, तो वहाँ उसको कितना सनलाइट मिला, आपके बॉडी को कितना सनलाइट मिल रहा है, तो मिसमैच हो जा सकता है, होता है। तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा स्टडी हमने नहीं किया, बट कॉमन सेंस से ये लगता है। इसीलिए जो रीजनल फ्रूट्स और सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो अगर आप खाइए तो आपको हेल्थ वाइज वो बेटर है। और अभी तो हर समय हर चीज़ मिल रहा है, कहीं से भी आ रहा है। चलिए अभियानंद जी, आगे मेरा प्रश्न इंटरव्यू से रिलेटेड है। जैसे कि बिहार में जैसे पुलिस की जो नियुक्ति होती है उसमें अभी मैं लगातार खबरें करता हूँ, सिपाही का भर्ती हो, और सबसे ज़्यादा विवादास्पद दरोगा की बात है। जो छात्र हैं उनका आरोप हमेशा ही रहता है कि धांधली होती है, हर एक एग्ज़ाम के बाद वो आयोग पे तो सड़कों पे आ जाते हैं।
आपको मैं बता दूं कि जो दरोगा की बहाली होती है उसमें OMR सीट जो स्टूडेंट कॉपी होता है वो छात्रों को नहीं दिया जाता है, प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है, आंसर शीट जारी नहीं किया जाता है। आखिर एक संवैधानिक जो लोकतांत्रिक स्टेट है वहाँ पर इस तरह से परीक्षा हो सकता है क्या? आप रहते तो क्या इसी तरह लेते या इसमें कुछ तब्दीली करते? आपका जो अंतिम पार्ट है, आप रहते तो क्या करते, इस पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। मैं था पुलिस में और बहालियों में मैं एसोसिएटेड रहा हूँ। एज ADG हेडक्वार्टर मैंने कंप्लीट सिपाही की बहाली मेरे लीडरशिप में की गई पूरे बिहार में। तो जो नीति मैंने बनाई थी उसका मुख्य शब्द था पारदर्शिता। पारदर्शिता का लेवल ये होता था कि अगर कोई पूरा एंटायर प्रोसेस, दौड़ हो, कूद हो, रिटर्न हो, जो भी प्रोसेस का पार्ट है वो सब एक एक बिट वीडियो किया हुआ। ज़माने में CD में स्टोर होता था, तो वो CD आधे आधे रूम में भरा रहता था, चाहे मोतिहारी में हो रहा हो या गोपालगंज में। ये CD में रखा हुआ है। उसके बाद हमने एक अपील कमेटी बनाई थी जिसमें 5 ADG रैंक के अफसर से अलग अलग रीजन के अलग अलग बोर्ड्स, अपील का बोर्ड था और हर इंडिविजुअल को हक था ये फाइल करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल आया, उसने कहा, हम भी एक एरिया के अपीलीय बोर्ड में थे, उसने कहा कि मैंने कूदा है सर, हम जो भी डिस्टेंस था 12 फीट 14 फीट हमको याद नहीं है, मैंने कूदा है और हमको गलत छांट दिया है। उसको हमने कहा कि लीजिए आप अपना डेट बताइए कि डेट को आपका था। उसका CD हमने निकाल दिया और उसके सामने में उसको कहा कि तुम स्लो मोशन करके देख लो, अपने से देख लो कि कहाँ पर तुम्हारा पैर गिरा है। उसने अपने को आइडेंटिफाई किया उस CD से, उसके बाद उसका स्लो मोशन में करके दिखाया गया और जो लाइन था उस लाइन पर एकदम पॉज करके रोक के देख लिया, उसका पैर उसके पीछे ही रह गया। उसको अंदर से फीलिंग थी कि मैं कूद गया, लेकिन जब उसको हम वीडियो दिखा, अंदर से वो संतुष्ट हुआ कम्प्लीटली कि नहीं, हमारा तो वीडियो किया हुआ और इसमें हम छूट गए, लाइन के पीछे थे, संतुष्ट होकर चला गया। तो इस तरह की व्यवस्था में एक व्यक्ति का संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो ज़िंदगी भर व्यवस्था के खिलाफ एक मन में बैठा रहता है। ज़िंदगी में उसको जो करना हो करे, लेकिन उसको ग्रीवांस अगेंस्ट द सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो ग्रीवांस उसके अंदर में जब रह जाता है तो वो नासूर बनता है। सर अगर मैं बात करूँ, आपने कहा पारदर्शिता को आपने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी, लेकिन वो अभी नहीं दिख रही है सर। अगर आपको हम बात करें दरोगा क्या है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि लगातार छात्र हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, फ़ोन करते हैं, इवन क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। जब जाते हैं आयोग में तो एप्लीकेशन रख लिया जाता है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। RTI करने पर कहा जाता है प्रोसेस ख़त्म होने के बाद दिया जाएगा। आंसर शीट नहीं जारी करना, आपने क्या सही कराया, क्या छात्र ने उत्तर दिया, तो वो तो असंतुष्ट होते जाते हैं और ये असंतुष्टों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है सर। आदिल जी, मैंने कोई कमीशन में काम नहीं किया, इसलिए बहालियाँ कैसे वो लोग कर रहे हैं बहुत जानकारी, लेकिन कॉमन बात है ये सब। लेकिन मैंने FSL में एज DIG, मुझे उस समय के DGP ने आदेश दिया कि FSL की बहाली आप अपने से करेंगे। मैंने उसकी प्रक्रिया बनाई, स्वयं प्रक्रिया बनाई, DG ने उसको अप्रूव किया। उसमें मैंने इस लेवल तक किया था कि जो अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करीब 600 लोग अपीयर हुए थे, MSc बेसिक क्वालिफिकेशन। तो आप 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म कीजिए और 5 बजे हम आपको रिज़ल्ट निकाल के कॉपी पर, टेबल पर कॉपी रख देंगे आपका,
आप देखना चाहिए, देख लीजिए। आंसर वहीं पर DMP में हमने कराया था, तो एक शीट में 1 का A होगा, 2 का C होगा, ये हमने लिख करके टांग दिया था। लोगों ने देखा उसको, रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया, एंड देन पीपल केम टू मी कि सर 2-3 क्वेश्चन में हम लोगों को डाउट्स है इसके आंसर, और सब MSc थे, तो उसको हमको सीरियसली लेना था क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन मेरा अपना सेट किया हुआ था फिजिक्स का, उसमें लोगों ने कहा कि सर ये हम आपसे डिबेट करने को तैयार हैं इस क्वेश्चन के आंसर। आई गेव देम टाइम, हम नेक्स्ट डे उनको कहे कि या तो आप कन्विंस कर लीजिए या फिर हम आपको कन्विंस कर। एक क्वेश्चन उन लोगों ने हमको कन्विंस कर दिया कि ये आंसर मेरा सही नहीं, और हमने उसको चेंज किया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, रैंकिंग में थोड़ा अंतर आया था। क्वालिफाई करने वाला, नॉन क्वालिफिकेशन वाले क्वालिफाई कर रहे हैं ऐसा नहीं था, लेकिन रैंकिंग में ऊपर नीचे हुआ था। तो उस लेवल पर हमने किया था इसको कि आप डिबेट कर लो बाबू, आप अगर कन्विंस कर दो कि ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा तो हम मान जाएंगे, या फिर मेरे आर्ग्यूमेंट से आप कन्विंस हो। इस लेवल पर जब होता है ना, तो जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनके मन में शांति होती है, और एक आम नागरिक के मन में शांति हो जाना, रिजल्ट जो हो वो बहुत आवश्यक है। अंतिम प्रश्न है कि आखिर ये जो बिहार सरकार है, क्योंकि आप DGP रहे हैं, इससे संबंधित, पुलिस से संबंधित है प्रश्न ये, सोशल मीडिया पर अगर आप किसी अधिकारी, मंत्री या अफसर के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। फिर से है कि अगर आप सड़क जाम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसको मेंशन किया जाएगा, जो कि आपको सरकारी नौकरी लेने पर इफेक्ट कर सकता है। आखिर ये सब कानून जो है, क्या सर लोकतांत्रिक राज्य में ये संभव है, और इसे लाने की क्या आखिर ज़रूरत है? फिर वही ज़रूरत वाली जो बात है, जिसने लाया है वही बता सकता है। मेरा मानना ये है कि जो आप उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखते हैं वो गहरी बात हो और वस्तुनिष्ठ बात हो। वस्तुनिष्ठ वो होता है जैसे उनके विरुद्ध कोई केस है तो उसका कांड संख्या लिखा रहना चाहिए, वस्तुनिष्ठ निकाल के देखा जा सकता है। सब्जेक्टिव एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, और वही बातें रहनी चाहिए जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो डिसीजन ले सके कि मुझे इस व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण स्वरूप अगर मैं लिख दूँ कि ये झूठ बोलते रहते, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये सब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर ये है भी, मान लीजिए, तो एक एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर हर एक तरह का हो सकता है, बैंक हो सकता है, LIC हो सकता है, प्राइवेट जॉब्स हो सकता है, तो वो डिसीजन लेने में उसको सहूलियत हो कि हम झूठ बोलने वाले आदमी को रखेंगे कि नहीं। हो सकता है कि एक एजेंसी ऐसी हो जिसको रिक्वायरमेंट ही हो एक ऐसा आदमी को जो कि अपनी बात को झूठ में कवर कर, हो सकता है। आई डू नॉट नो इस तरह की कोई एजेंसी अगर हो, उसको हो सकता है यही रिक्वायरमेंट। बट इन एनी केस बहुत क्लियर होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ वो फैक्ट जिसको हम वेरीफाई कर सकते। और दूसरा कि जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो उसको एम्प्लॉय करेगी तो उसके मकसद भी चाहिए। जयराम जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि ये देख रहे हैं आप कि जितने भी बिहार में आयोग हैं, ज़्यादातर पर ये रिटायर्ड लोग, जैसे BPSC के RK महाजन जी हैं, BPSSC में जो है सुनीत कुमार जी हैं, BSSC जो है कर्मचारी चयन आयोग, उसमें रविंद्र कुमार जी हैं, फिर से कर्मचारी चयन सिपाही भर्ती जो है उसमें है KS द्विवेदी जी हैं।
तो आखिर ये रिटायरमेंट के बाद कहा जाता है 60 साल के बाद जो है आप कार्य करने में उतना सक्षम नहीं होते हैं। रिटायरमेंट के बाद इतने बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों को एक्सटेंशन दे के दिया जा रहा है और ये चारों आयोग जो हैं उन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। तो क्या ये नियम कितना सही है? क्या वर्किंग जो हो, जो अंडर 60 साल का हो, उनको ये दिया जाए या ये प्रोसेस सही है? क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट परमानेंट आयोग हो गया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो 60 साल के अंदर वाले लोग हैं इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। इनफैक्ट तरीके से इसको एक कैडर गोष्ठी बना देना चाहिए, इसमें कि जो तक नौकरी के अंदर है 60 साल के अंदर वही लोग रहें, क्योंकि ये कमीशन लगता है ऑलमोस्ट परमानेंट हो गया। Why not make it a cadre post? और 2 साल के अंदर जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो ट्रांसफ़र की ये फ्लो चलता रहेगा। आपको कोई ऑफ़र दिया गया कि नहीं सरकार की तरफ से, या फिर आपने क्यों नहीं कोशिश किया इस तरह? आपको क्या लगता है 60 साल तक जी सर करने के बाद भी जी सर करने की इच्छा रह जाती है? सर आपके जूनियर लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं सर। अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच थी कि हम लोग समाज को अगर कुछ दे सकेंगे तो दे देंगे, लेकिन अब जी सर करना बड़ा मुश्किल है। तो ये थे अभयानंद जी, जिन्होंने खुल के अपनी बातें रखी और बताया इन्होंने कि आखिर बिहार पुलिस और जितने भी ये नियम बन रहे हैं उसमें क्या क्या करने चाहिए थे, और इन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस है उन्होंने इसको शेयर किया और बताया भी कि कैसे जो है उसके निष्कर्ष काफ़ी सकारात्मक रहे। तो वह उस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए और कन्फ्यूजन वाली स्थिति कभी भी नहीं रहनी चाहिए और किसी को भी हताश या निराश नहीं होने देना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यवस्था को इतना पारदर्शी बनाना चाहिए कि अगर कोई बाहर होता है तो उसे ये पता चले कि हाँ मेरी ये गलती थी या ये कमी रह गई थी जिसके कारण मैं बाहर हुआ हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।